नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। फटाफट से आ जाना। ओके, लाइव चैट आपके लिए ओपन रखा है ताकि आपकी कोई भी डाउट्स है इस टॉपिक के रिलेटेड तो वहाँ पर आप लिख सकते हो। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मेथड के बारे में और इम्पिरिको इंडक्टिव मेथड के बारे में। ओके, अप्रोचेस लिखा हुआ है ना, मेथड भी समझ सकते हो, अप्रोचेस भी समझ सकते हो। ओके, अदरवाइज बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर दिए होंगे बट आपको याद यही रखना है हाइपोथेटिक थीटिको डिडक्टिव और इम्पिरिको इंडक्टिव। ओके, इन दो चीज़ों को याद रखना है। ओके चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, आप सभी को पता है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, यहाँ पर टाइम टेबल बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं यार, टाइम टेबल बनाकर पूरा पोस्ट डाला, ग्रुपों के अंदर डाला, फिर भी बच्चे पूछ रहे हैं मैम टाइम कितने बजे का। तो चलिए बता देते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे। ओके, मंडे टू फ्राइडे साइकोलॉजी की क्लास होती है। ओके, उसकी चैनल जो है वो अलग से है साइकोलॉजी की। ओके, और उस चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। ओके, और इसकी लिंक भी, ये यूट्यूब चैनल की लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये हर रोज सुबह 9 बजे का टाइम रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। ओके, फिर आपका 5:30 PM को, 5:30 PM को ओनली गुजरात वाले बच्चों के लिए। ओके, ओनली गुजरात वाले बच्चों के लिए। ओके, जीपीएससी का जो क्लास 1 एंड 2, ओके, क्लास 1 2 वाले बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही। ओके, क्या है ये, टेस्ट सीरीज है। ओके, एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमारा जो पेपर 1 है यूजीसी नेट का, कहाँ पर लिखूँ भाई, यहाँ पर लिखते। ओके, यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लास डेली। ओके, डेली के लिए यानी कि आपका मंडे टू संडे। ओके, डेली के लिए आपकी क्लास रहेगी 9:30 PM को। ओके, और जब जब मैं फ्री होंगी तो बीच में आपको, मतलब कि एक ही दिन में 2 क्लास भी मिल सकते। ओके, अगर जिस दिन मैं फ्री होगी उस दिन। ओके, अदरवाइज आपको डेली एक क्लास तो मिलेगी 9:30 बजे। ओके, अब ये जो मंडे टू संडे है ना, उसमें सैटरडे संडे की बात करें ना, सैटरडे एंड संडे की, तो उस दिन आपके PYQS की क्लास तो आपको मिलेगी। ओके, PYQS की क्लास आपको मिलेगी सैटरडे संडे को। ओके, जैसे आज संडे है तो आज हमारी PYQS की क्लास होनी चाहिए, तो रात को होगी आपकी क्लास 9:30 PM को PYQS की। ओके, और अभी मतलब कि कितने बजे हैं, 8 बजे हैं, तो अभी आपको 10 बजे 10:30 को, ओके, 10:30 का टाइम दिया है AM। ओके, 10:30 मॉर्निंग में आपको ये क्लास मिल रही है। ओके, तो मतलब कि आज के दिन में 2 क्लास आपको मिल रही है। ओके, तो ये हमारा डेली का क्या है भाई, टाइम टेबल है वीडियो का। ओके, मतलब कि यहाँ पर जो यूट्यूब पर जो भी क्लास ली जा रही है उसका टाइम टेबल है। फिर यहाँ पर साइकोलॉजी वाले कोई बच्चे हैं अगर जिनको पता नहीं है, ओके, तो उन लोगों के लिए और भी बात बता दूँ कि यहाँ पर मैंने मंडे टू फ्राइडे बताया 9 बजे, है ना, तो सैटरडे संडे जो है वहाँ पर साइकोलॉजी वाले बच्चों के PYQS होंगे। PYQS कितने बजे होंगे, शाम को 7 बजे। ओके, चलिए ये था हमारा टाइम टेबल। ओके, अब आ जाते हैं मुद्दे पर। ओके, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। ओके, और ढेर सारे थम्सअप, जो बच्चे लाइव चैट के अंदर आते हैं वो बच्चे बहुत सारे ढेर सारे थम्सअप दिया करो भाई, उसमें कंजूसी मत करो। ओके, उसमें पैसे किसी के नहीं लगते और ना ही लाइक करने में लगते ही क्या, अगर लगते हैं तो बता देना। ओके, चलो जी, बात करते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव को, पहले समझते हैं। ओके, हाइपोथेटिको डिडक्टिव को समझना है, इम्पेरिको इंडक्टिव को समझना है, तो पहले उसके अंदर जो 2 वर्ड्स रहे हैं, एक इंडक्टिव और डिडक्टिव, इनको समझना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो पहले उसके बारे में उनका डिफरेंस देख लेते हैं, बाद में हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे, बिकॉज उसके बिना आपको ये जो बेसिक समझ नहीं आएगा ना तो वो भी नहीं समझ में आएगा। ओके, चलो जी, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए निगमनात्मक तर्क और आगमनात्मक तर्क 2 अलग अलग दृष्टिकोण हैं। क्या बताया जा रहा है कि अगर हमें साइंटिफिक रिसर्च करना है, ओके, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करना है
तो उसके लिए दो मतलब कि दो तर्क का यूज होता है। ओके, दो रीजनिंग का यूज होता है। एक तो होता है आपका निगमनात्मक मतलब कि डिडक्टिव, और दूसरा होता है इंडक्टिव मतलब कि आगमनात्मक। ओके, इन दोनों की जरूरत पड़ती है जब हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तब। ओके, अब देखिए, निगमनात्मक तर्क का उपयोग करते हुए एक शोधकर्ता यह देखने के लिए क्या सिद्धांत सत्य है, अनुभवजन्य साक्षी एकत्र करके और परीक्षण करके एक सिद्धांत का परीक्षण करता है। अब देखो, यहाँ पर निगमनात्मक की बात हो रही है। ओके, मतलब कि डिडक्टिव की बात हो रही है। ओके, तो डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, एक रिसर्चर है, ओके, वो किसी पर रिसर्च कर रहा है, तो एक थियोरी उसने ले ली। रिसर्चर है, उसने क्या कर दिया, एक थ्योरी ले ली। ओके, उस थियोरी को वो क्या करेंगे, उस मतलब कि ये थियोरी क्या सत्य है कि नहीं है, सही है कि नहीं, उसकी जांच करेगा। क्या करेगा, जांच करेगा। जांच मतलब टेस्ट करेगा। ओके, उस थियोरी को क्या करेगा, टेस्ट करेगा। ओके, अनुभवजन्य साक्ष्य एकत्र करते हैं। अनुभवजन्य मतलब कि यहाँ पर क्या करेगा, वो इम्पिरिकल एविडेंस को कलेक्ट करेगा। इम्पिरिकल अनुभव का मतलब समझ रहे हो ना, हमने इंद्रियों की बात की थी, है ना, इंद्रिय अनुभव, इंद्रिया, इंद्रियानुभव, इम्पिरिकल। ओके, अनुभवजन्य मतलब कि खुद से ऑब्जर्व करेगा चीजों को। ओके, ऑब्जर्व भी किस तरीके से करेगा, जैसे कि हमारी 5 इंद्रियां होती ना, कौन कौन सी कही थी आपको, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, है ना, ये 5 इंद्रियां हैं हमारी, जिसकी वजह से हम सारी संवेदनाओं को फील कर पाते हैं, है ना, चीज़ों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इनमें से मतलब कि इनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, साक्ष्य को एकत्र करते हैं, मतलब कि जो भी एविडेंस होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं। ओके, फिर कलेक्ट करने के बाद परीक्षण करके एक मतलब फिर कलेक्ट किया, उसका टेस्ट किया और एक सिद्धांत का परीक्षण करता है। मतलब कि टेस्ट करके सारे जो भी एविडेंस प्राप्त होते हैं उसके बेस पर हम उन एविडेंस को टेस्ट करते हैं, फिर जाके हम एक सिद्धांत का टेस्ट करते हो। क्या आगे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी आपको। ओके, तो ये हो गया आपका डिडक्टिव का। ओके, अब इंडक्टिव की बात हो रही है। ओके, इंडक्टिव की बात हो रही थी। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर आगमनक तर्क का उपयोग करते हुए एक शोधकर्ता पहले डाटा कलेक्ट करता है। यहाँ पर पहले क्या करेगा, डाटा को कलेक्ट करेगा। ओके, यहाँ पर वो डाटा को कलेक्ट करता है। ओके, यहाँ पर उसने क्या किया था, यहाँ पर पहले थियोरी को देखा, उसके बाद डाटा को कलेक्ट किया, है ना, डाटा को मतलब कि कलेक्ट किया किस तरीके से, इम्पिरिकल एविडेंस को किया। ओके, डाटा कलेक्ट किया। ओके, चलो, अब यहाँ पर पहले डाटा कलेक्ट करता है, उसके बाद उसका एनालिसिस करता है। ओके, जो भी डाटा उसको मिला होगा उसका एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद वो क्या करेगा, कुछ निष्कर्षों की व्याख्या करेगा, मतलब कि कंक्लूजन निकालेगा। ओके, कंक्लूजन निकालेगा। ओके, और एक सिद्धांत का निर्माण करेगा और उसी कंक्लूजन के बेस पर एक थ्योरी बनाएगा। ओके, ये सारा बात है। ओके, इंडक्टिव में क्या होगा, पहले हमने डाटा को कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया, कंक्लूजन निकाला, थियरी को डेवलप कर दिया। अब यही थियरी जो है ना, यहाँ पर देखो साइंटिफिक रिसर्च में किस तरीके से काम होता है। यहाँ पर पहले इंडक्टिव से शुरुआत होती है। ओके, डाटा को कलेक्ट करते, एनालिसिस करते, कंक्लूजन निकालते, थियरी को डेवलप करते। अब इसी थियरी को टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। हमने किसी ने, मान लो कि किसी ने कुछ देखा और उन्होंने बता दिया कि हाँ ये ऐसा कुछ है। ओके, ये थियरी उन्होंने बना ली, बट उसका चेक तो करना पड़ेगा ना। न्यूटन ने देखा कि जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, उसने इन चीज़ों को नीचे मतलब कि ऊपर से नीचे फेंकी और सारा कुछ मतलब कि देखा, और उसको पता चला कि हाँ हर चीज जो है वो सारी की सारी चीजें नीचे ही आ रही है, ऊपर की ओर नहीं जा रही है ना। तो उसी के बेस पर उसने एक लॉ तैयार कर दिया। ओके, कि पृथ्वी पर जो मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से सारी चीजें नीचे आ रही है ना। ये एक थियोरी उन्होंने डेवलप कर दी। ओके, अब इन्हीं का टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। न्यूटन ने बता दिया तो हमने थोड़ी ना मान लेंगे, है ना। तो उस पर फिर से टेस्ट होगा कि क्या सही में है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी वजह से सारी चीजें क्या आ रही है, सारी चीजें सारी जनरलाइज कर दी। ओके, सारी चीजें नीचे ही आ रही है। तो कोई है तो वो उसको टेस्ट कर रहा है, तो वो किस बेस पर करेगा कि सारी चीजें पृथ्वी पर नीचे आ रही है बिकॉज पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ओके,
अब वो क्या करेगा, वो भी एक एक चीज़ों को नीचे डालकर देखेगा। अब देखो जनरलाइज की हुई चीज़ है, उसको एक एक करके वो भी नीचे डालकर देखेगा, फिर वो बताएगा हाँ ये सही बात है ना। तो ये बात होती है। तो पहले हम इंडक्टिव की ओर चलते, डाटा को कलेक्ट किया, जो भी मतलब कि मान लो न्यूटन का एग्जांपल लिया तो न्यूटन ने सारी चीज़ों को नीचे फेंक के देखा, ओके, फिर उसका एनालिसिस किया, अरे हाँ ये देखो सेब भी नीचे गिरा, मैंने ऊपर से एक पत्थर डाला वो भी नीचे गिरा, मान लो जस्ट एग्जांपल, ओके। फिर वो बोलेगा कि मैंने ये चीज़ भी नीचे डाल, मैंने ये चीज़ ऊपर से फेंकी तो भी नीचे आई, ओके। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया, और फिर जाके उन्होंने कंक्लूजन निकाला, अच्छा तो ये बात है, सारी चीजें नीचे आ रही है, इसका रीजन ये है, ओके। ये कंक्लूजन निकल गया, कंक्लूजन निकला तो वो थियरी बन गई भाई, है ना। अब डिडक्टिव की ओर आ जाते हैं। डिडक्टिव वाले बोलेंगे भाई आपने थियरी तो डेवलप कर दी, लेकिन हमें उसकी जांच तो करने दो कि सही है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, थियरी को ले लिया, ओके, मतलब कि जो बताया था कि सभी चीजें नीचे ही आती है बिकॉज पृथ्वी पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ओके। अब ये क्या करेंगे, अपनी इंद्रियानुभव मतलब कि खुद से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर भी ऑब्जर्व होगा लेकिन यहाँ पर वो अपने अपने आप से ऑब्जर्व करेंगे, इंद्रियानुभव से ऑब्जर्व करेंगे। हाँ उन्होंने भी एक चीज डाली नीचे फेंकी, वो नीचे आई, दूसरी चीज फेंकी वो भी नीचे आई, उसके बेस पर उन्होंने ये सारे डाटा कलेक्ट कर दिया, है ना। और फिर जाके वो क्या करेंगे, बताएंगे कि हाँ ये जो थियरी है वो एक्सेप्ट हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है, ओके। बस ये काम था। तो यहाँ पर डिडक्टिव में क्या होता है, थियरी का टेस्ट किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, थियरी को डेवलप किया जाता है, ओके, फॉर्मुलेटिंग किया जाता है, मतलब कि बनाया जाता है थियरी को, जबकि डिडक्टिव के अंदर उसको टेस्ट किया जाता है, ये काम होता है, तभी जाकर साइंटिफिक रिसर्च कहलाता है। पहले इंडक्टिव आता है, फिर डिडक्टिव में जाते हैं, और फिर जाके वो बताते हैं कि हाँ ये थियरी सही है, ओके, क्लियर। आई होप इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की, बात करते हैं। देखो इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है वो सामान्य के लिए विशिष्ट होता है, मतलब कि यहाँ पर इंडक्टिव क्या करेगा, तो जो चीज़ें मतलब कि विशिष्ट है, ओके, स्पेसिफिक टू जनरल जाएगा, कहाँ की ओर जाएगा। न्यूटन ने देखा कि सेब नीचे गिरा, एक स्पेसिफिक चीज थी, उन्हें दूसरी चीज को नीचे डाला, वो भी स्पेसिफिक चीज थी, एक तीसरी चीज को नीचे डाल फेंका, चौथी चीज को फिर नीचे फेंका, इन सभी चीजों का नीचे फेंकने के बाद उन्होंने एक जनरलाइज कर दिया भाई, ओके। तो ये सारी स्पेसिफिक चीजें थी, स्पेसिफिक थी, है ना, ये सारी स्पेसिफिक थी, उससे हमने क्या किया, जनरलाइज किया, तो वो हो गया इंडक्टिव, ओके। इस पद्धति का अभ्यास फ्रांसिस बेकन द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपकी ना एजुकेशन फील्ड में कोई अदर एग्जाम होती है जैसे कि टेट की, सी टेट की, ओके, तो ऐसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ओके, कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है आगमनात्मक तर्क का मतलब कि अभ्यास किसने किया था या तो फिर किसने दी थी ये मेथड, ओके। तो आपको याद रखना है फ्रांसिस बेकन ने दी थी, ओके। आपके पेपर में भी आ सकता है बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड वाला आपका पेपर है ना, तो आ सकता है, ओके। यहाँ सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए विशिष्ट टिप्पणियों का उपयोग, यहाँ पर जनरल स्पेसिफिक जो भी ऑब्जर्वेशन होता है ना वहीं से हम क्या करते हैं, जनरल की ओर चलते हैं, ओके, जो निगमन विधि के ठीक विपरीत है, ओके, मतलब कि यहाँ पर डिडक्टिव के विपरीत में कहा जाएगा, ओके, निगमन के मतलब कि विपरीत में जाएगा। चलो, आगमनात्मक तर्क विशिष्ट टिप्पणियों के साथ शुरू होता है, ओके, स्पेसिफिक से शुरुआत होते हैं, यहाँ पर देखो स्पेसिफिक से मतलब कि शुरू हुई, ओके, और फिर इस सामान्य सिद्धांत के निर्माण के लिए अग्रणी डाटा का एनालिसिस करता है। हमने यही बात बताई, पहले चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व किया, फिर डाटा का एनालिसिस किया, ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया, डाटा का एनालिसिस करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन निकालने के बाद थियरी डेवलप हुई, है ना। इसलिए इस प्रकार के तर्क को डेटा संग्रह विश्लेषण भी कहा जाता है। देखो यहाँ पर क्या कहा जाता है, डाटा कलेक्शन एनालिसिस भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर हम डाटा को कलेक्ट करके एनालाइज करके थियरी बनाते हैं, ओके, फिर जनरलाइज करते हैं, डायरेक्टली जनरलाइज नहीं करते हैं, है ना। तो डाटा का कलेक्शन करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पर कंक्लूजन निकालते हैं, और फिर जाके क्या करते हैं हम फिर जाके हम जनरलाइज करते हैं, ओके। अब देखो विशिष्ट अवलोकन जब परिणाम में एक समान होते सामान्यीकरण की ओर ले जाते, सारी चीजें एक जैसे होती, जैसे कि मान लो ना न्यूटन ने ये सेब को नीचे नीचे आते देखा,
इन चीज को भी उन्होंने नीचे फेंका तो वो भी नीचे आई, है ना, ऊपर से फेंका तो नीचे ही आई, इस चीज को भी ऊपर से फेंका तो भी नीचे आई, इस चीज को भी ऊपर से फेंका तो भी नीचे आई। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, सारी चीजें पैटर्न में चल रही, समान तरीके से चल रही, ओके, सारी चीजें नीचे ही आ रही। उसी के बेस पर उन्होंने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि सभी चीजें पृथ्वी पर नीचे की ओर क्यों आती है, बिकॉज पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। ओके, चलो जी, ये बात हो गई इंडक्टिव की। अब हमने ये थियरी बना ली, चलो अब आ गए डिडक्टिव पर। ओके, डिडक्टिव जो होता है वो कैसा होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। ओके, इस पद्धति किसने दी थी, ये पद्धति जो है वो अरस्तु द्वारा विकसित की गई थी, ये आपको याद रखना है। ओके, अरे एरिस्टोटल, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ओके, तो अरस्तु के द्वारा ये जो थियरी है उसको डेवलप की गई थी। ओके, अब ये क्या करती है भाई, ये करती है विशिष्ट परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए सामान्य सिद्धांतों का उपयोग करती है। जो जनरल चीजें बनी हैं उन जनरल प्रिंसिपल को या फिर थियरी को वो क्या करती हैं, डाटा को कलेक्ट करके फाइनली एनालिसिस करके उसको इंटरप्रेट करती है। ओके, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर मतलब कि थियरी के बारे में हम बता सकते हैं कि थियरी सही है कि नहीं, एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है, ये बता पाते। ओके, अब देखो, निगमनात्मक तर्क एक सामान्य सिद्धांत या सिद्धांत से शुरू होता है। ओके, और फिर डेटा एकत्र करता है। ओके, अंत में विश्लेषण व्याख्या करता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर मैंने बताया ना कि हमने जो थियरी जनरलाइज की थी न्यूटन वाली, है ना, अब उसको क्या करेंगे, कोई दूसरा पर्सन है वो उसको चेक करेंगे। मतलब कि यहाँ पर कुछ चीज़ें डालेगा, नीचे आई, फिर उसने एक दूसरी चीज़ डाली, वो भी नीचे आई, तीसरी चीज़ नीचे डाली, ये भी नीचे आई, चौथी चीज़ नीचे डाली, वो भी नीचे आई। ओके, तो इसके बेस पर वो ये समझ पाया कि हाँ, ये जो थियरी बनाई थी ना, जो थियरी डेवलप की गई है ना, जनरलाइज की गई है, वो क्या है, एक्सेप्ट हो रही है। ओके, कभी कभी रिजेक्ट भी हो जाती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट होती है, कभी कभी रिजेक्ट होती, तो उसके अंदर फिर से दोबारा से जांच पड़ताल की जाती है, दोबारा से उसके अंदर चेंजिंग किया जाता है और उसके बेस पर उसको मतलब नए तरीके से उसको डेवलप की जाती है। ओके, तो ये बात हो रही है। चलो जी, आगे देखते हैं। इस प्रकार के तर्क को सिद्धांत, डेटा संग्रह, विश्लेषण विधि भी कहा। देखो, आगे वाले को क्या कहा जाता था, डाटा कलेक्शन एनालिसिस मेथड बोला जाता था, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, थियरी डाटा कलेक्शन एनालाइज। ओके, ये याद रखना है। देखो, आगे वाले में थियरी नहीं थी, है ना, आगे वाले में क्या था, डाटा कलेक्शन एनालिसिस मेथड। ओके, इतना ही था, यहाँ पर डाटा कलेक्ट करके एनालिसिस करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, थियरी के डाटा कलेक्शन करके एनालिसिस करते हैं। ओके, थियरी जो है, जो बनी हुई थियरी है, उसके बारे में डाटा कलेक्शन करके एनालिसिस करते हैं। ओके, तो ये बातें आपको मेनली याद रखनी है। उसके बाद देखो, आगमनात्मक विधि अधिक व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। ओके, इंडक्टिव मेथड है ना, वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। ओके, और आगमनात्मक विधि की तुलना में अधिक कुशल भी मानी जाती है। ओके, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर डिडक्टिव, ओके, निगमनात्मक विधि आएगी, जस्ट वेट। ओके, निगमनात्मक आएगा। ओके, निगमनात्मक, ओके, निगमनात्मक। ओके, तो यहाँ पर क्या है, डिडक्टिव मेथड जो है ना वो ज़्यादातर मतलब कि यूज़ की जाती है और उसे कंसिडर किया जाता है। ओके, और आगमनात्मक विधि की तुलना में ये क्या है, अधिक कुशल मानी जाती है, बिकॉज थियरी जनरलाइज की जाती है और उसके बेस पर हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो कि निगमनात्मक तर्क का एक रूप है जो गणित, सांख्यिकी, ओके, कंस्ट्रक्टिव मेथड की बात हो रही है कि ये डिडक्टिव का ही एक क्या है भाई, एक रूप है। ओके, जिसके अंदर गणित, सांख्यिकी और तर्क में वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए निगमनात्मक पद्धति का उपयोग करता, अन्य विज्ञानों में ज़्यादा आवेदन नहीं। देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया जो कंस्ट्रक्टिव मेथड के बारे में बता दिया है। ओके, तो कोई बात नहीं, ये भी एक डिडक्टिव मेथड का, डिडक्टिव रीजनिंग, ओके, डिडक्टिव रीजनिंग का ही एक रूप है। ओके, जो क्या करता है, डिडक्टिव मेथड का यूज़ करता है, लेकिन अन्य विज्ञानों में उसका ज़्यादा मतलब कि यूज़ नहीं होता है। ओके, ये थोड़ा सा हमारा ऐड हो गया है। ओके, ये हमारी डिडक्टिव के अंदर आता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ये है रोज प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल, मतलब कि गुलाब का पौधा कोशिकाओं से बना है। ओके, उसके बाद मैंगो ट्री इज मेड अप ऑफ सेल, आम का पेड़ जो है वो कोशिकाओं से बना होता है।
जैकफ्रूट इज मेड अप ऑफ सेल, मतलब कि कटहल का पेड़ जो है वो भी कोशिकाओं से बना है। फिर पाइनस इज मेड अप ऑफ सेल, पीनस, ओके, पीनस कोशिकाओं से बना होता है। देखो ये ना एक रिसर्चर है, सोच लो आप ही हो खुद, ओके, आप एक रिसर्चर हो, ओके, वो उसने देखा कि जो गुलाब का पौधा है वो कोशिकाओं से बना है, ओके, उसने गुलाब का पौधा देखा तो उसे पता चला कि गुलाब का पौधा है वो कोशिकाओं से बना है। तो उसे लगा कि चलो ना कुछ और भी देख लेते हैं साथ ही। उन्होंने आम का पेड़ देखा भाई, तो आम का पेड़ देखा तो वो भी कोशिकाओं से बना था। अब उसके दिमाग में आया, देखो गुलाब का पौधा था वो भी कोशिकाओं से बना है, आम का पेड़ है तो भी कोशिकाओं से बना है, चलो आगे जाके देखते हैं। उसने कटहल का पेड़ देखा, ओके, तो वो भी कोशिकाओं से बना था। फिर पीनस का उसने मतलब कि देखा, पीनस को देखा, ओके, तो वो भी कोशिकाओं से बना था। अब देखो उसके दिमाग में आया ये तो सारी चीजें, मतलब कि जितने पेड़ पौधे हैं वो सारे कोशिकाओं से बने हैं, ओके, तो उसने कह दिया कि भाई सभी पेड़ पौधे हैं वो कोशिकाओं से बने हैं। ये सारी चीजें क्या थी, स्पेसिफिक थी, क्या थी, स्पेसिफिक, है ना, एक एक चीजों को उसने देखा, स्पेसिफिक थी, है ना। और उसके बेस पर उसने एक जनरलाइज कर दिया। ऑल, ऑल की बात आ जाती है, ऑल कब आता है, जनरलाइज करते तब, है ना, सभी के लिए लागू होता है, ओके, तो ये उसने जनरलाइज कर दिया, जनरलाइजेशन कर दिया, ओके, ये उसने जनरलाइजेशन कर दिया कि सभी पेड़ पौधे क्या है, कोशिकाओं से बने होते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर कहाँ से आए, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल की ओर आए, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, इंडक्टिव हो गया। अब देखो आगे की कहानी देखते हैं, यहाँ से खत्म नहीं होती, ओके। अब इसको ही अगर बात की जाए, इसी की बात की जाए, तो अब ना किसी ने सोचा कि ये बंदा, ये पर्सन जो है वो बता रहा है कि सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधे, ओके, किससे बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं, ओके, कोशिकाओं से बने हैं, है ना, कोशिकाओं काओ से, सॉरी, खुल जा भाई, भाई वीडियो को लाइक शेयर करते जाना है, ओके, बताना नहीं पड़ता है मुझे। चलो, कोशिकाओं से बने हैं, ओके, बने होते हैं, चलो जी, ये बात होगी, ये आपका जनरलाइज किया हुआ चीज है, ओके। अब देखो किसी रिसर्चर ने सोचा कि ये पर्सन जो है उसने ये बात बताई कि सही है कि गलत है, तो वो क्या करेगा, अब वो लेगा कोई और पेड़ ले लेगा, मान लो कि किस, जास्मीन का, ओके, जास्मीन का वो क्या ले लेता है, प्लांट लेता है, और उसको वो देखता है, तो उसने देखा कि वो भी कोशिकाओं से बनी है, वो भी किससे बना है, कोशिकाओं से बना है, ओके, बना है, ओके, जैस्मीन का पेड़, ओके, पेड़ होता है कि पौधा होता है, ओके, पौधा। चलो उसके बाद उसने देखा नीम के पेड़ की बात करते, उसने नीम का पेड़ देखा, तो नीम का जो पेड़ था उसने चेक किया तो वो भी कोशिकाओं से बना था, कोशिकाओं से बना हुआ था, है ना, बना था, ओके। इसके बेस पर उसको पता चला, अरे हाँ, ये जो मतलब कि ये जो थियरी डेवलप की गई है ना, ये जो जनरलाइज किया गया वो सच में सही है, ओके। तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ जस्मीन, नीम का पेड़, जस्मीन का पौधा, नीम का पेड़ वो क्या है, कोशिकाओं से बना है, ओके। वो चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद बताता है कि हाँ ये सही है कि गलत है, ओके। यहाँ पर हम टेस्ट नहीं करते, यहाँ पर हम डायरेक्टली कंडक्ट करते हैं चीज़ों को, ओके, मतलब कि यहाँ पर हम देखते हैं, ओके, एक को देखा दूसरे को देखते, तीसरे को देखते, उसके बाद हम जनरलाइज करते हैं। यहाँ पर जनरल चीज़ है उसको टेस्ट ही कर लेते हैं कि क्या सच में सही है कि गलत है, ओके। अगर सही है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, गलत है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ओके, ये बात थी। चलो अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे देखो, देखो ये जो पॉइंट है ना वो आपका लॉजिकल रीजनिंग में भी आता है, ओके, और आपके रिसर्च में भी आता है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बनेगी, एक जनरलाइज स्टेटमेंट, ओके, जनरल किया हुआ, जनरलाइज किया हुआ एक स्टेटमेंट है कि सभी जीवित जीव जो है वो कोशिकाओं से बने होते हैं, ओके, ये जनरलाइज किया हुआ है। अब देखो एक पर्सन है उसने देखा कि हाथी एक जीवित जीव है, उन्होंने क्या देखा, हाथी एक जीवित जीव है, ओके। तो उसने ये कह दिया कि हाँ इसीलिए हाथी किससे बना है,
कोशिकाओं से बना है। क्यों? बिकॉज सभी जीवित जीव जो है वो कोशिकाओं से बने हैं। तो हाथी भी एक जीवित जीव है, इसीलिए हाथी भी किसके बना है? कोशिकाओं से बना है। ओके, तो ये क्या हुआ, हम जनरल चीजों से हम किसकी ओर जा रहे हैं? स्पेसिफिक की ओर जा रहे हैं। ओके, स्पेसिफिक की ओर जा रहे हैं, ये बात होती है। ओके, समझ आया कुछ? चलो जी, अब आगे समझते हैं। अब बात करते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग की ही बात कर रहे हैं। ओके, चलिए यहाँ पर समझते हैं इन चीज़ों को। जितना मैंने समझा ना उसको इस मतलब कि इस इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि जस्ट वेट, एक सेकंड रुको। ओके, तब तक पानी वानी पी लो सब लोग, मैंने एक काम करना रह गया। पाँच मिनट रुक जाओ। ओके, फिर 5 मिनट रुक जाना। ओके, थोड़ा सा काम कर ले भाई। वैसे ना तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर देना भाई। ओके, बिकॉज उसमें तो कैसे किसी के पैसे नहीं लगते ना। एक बात तो सही है, जो लोग पैसे देकर मतलब कि पढ़ते ना वो लोग को मतलब कि कंजूसी नहीं करते हैं ऐसे लाइक करने में, कमेंट करने में। और जो लोग जिन लोग मतलब कि जो लोग फ्री में पढ़ाते ना तो उनके वहाँ वो कंजूसी करते, बिकॉज पता नहीं क्यों। इन पर भी रिसर्च करना पड़ेगा मुझे लगता है। चलो जी, वहाँ पर पैसे लगते हैं ना तो पैसों का सही उपयोग करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब आएगा। अच्छा, ओके, आ गए। चलो जी, चलिए देखते हैं। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव की बात करते हैं। क्या बताया हमने? ऑब्जर्वेशन पहले करते, यहाँ से यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ते। ओके, इस तरीके से यहाँ से यहाँ सीढ़ी चढ़े, यहाँ से यहाँ चढ़े। पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर पैटर्न देखा, फिर टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाई, और फिर जाकर थियरी को डेवलप कर दिया। ओके, मतलब कि ये बॉटम अप चल रहा है। बॉटम अप मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर चल रहा है। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेटिंग करते हैं। ओके, यहाँ पर हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पेसिफिक टू हमने ऑब्जर्वेशन कर करके पैटर्न को देखकर हमने यहाँ पर थियरी डेवलप की, तो मतलब स्पेसिफिक टू जनरल गए, है ना।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऊपर तो आ गए, अब ऊपर से ही नीचे आएंगे, है ना। ऊपर तो चढ़े हैं तो नीचे तो उतरना पड़ेगा ना, तो बस यहीं से उतर रहे हैं। थियोरी को देखा, थियोरी से हमने हाइपोथेसिस बना ली, मतलब कि हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए बनाई, ओके, कि क्या ये सही होगा कि नहीं, ओके, उसके लिए बनाई। तो यहाँ पर हम टेस्ट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्व, उसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट करनी है हाइपोथेसिस को, तो ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन करते हैं, सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम कंफर्म कर देंगे कि हमारी जो थियरी है वो एक्सेप्ट हो रही है या फिर रिजेक्ट हो रही है, ओके, एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, ओके, ये बात है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते, ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक पर्सन, मान लो कि आप लोग ना कभी कभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आप लोग क्या, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रिक, लोग बहुत सारे एजुकेटर होते हैं वो आपको ट्रिक सिखाते हैं, है ना। तो ट्रिक कैसे बनती है, जो आपका मतलब कि जो पहले से जो नियम होता है उसका, ओके, उसके बेस पर आप नहीं जाते हो, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक पर जाते हो तो आपका आंसर बन जाता है। उसका रीज़न क्या है कि शॉर्ट ट्रिक बनाते ना, तो वहाँ पर भी यही काम होता है कि मान लो कि मैंने एक ऐसा देखा कि भाई मैंने एक ओड नंबर ले लिया, ओके, 2 ओड नंबर लिए, क्या लिए, 2 ओड नंबर, मैंने 1 + 3 किया तो आंसर आया 4, ओके। अब मैंने सोचा कि 1 + 3 को, जो 1 के अंदर 3 को जोड़ रहे हैं तो 4 हो रहा है, मतलब कि ओड नंबर को हमने क्या किया, प्लस किया, तो हमें इवन नंबर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है, ओके। उसके बाद में अगेन देखती हूँ कि चलो कुछ आगे देख चेक करते हैं। फिर मैंने यहाँ पर मान लो कि 5 + 7 किया, तो 5 + 7 कितना आया, 12 आया, मतलब ये भी मुझे इवन नंबर मिला, ओके। इवन मतलब समझ रहे हो ना, सम संख्या जिसको बोलते हैं, ओके। इवन का मतलब क्या है, सम संख्या, ओड का मतलब क्या है, विषम संख्या, ओके। अब देखो मैंने अगेन दिखा रही है यार, ये तो सही हो रहा है, चलो आगे देखते हैं। हमने देखा 9 + 11 करके देखा, तो आंसर आया आपका 20, ओके। तो मतलब 20 भी आपको इवन नंबर मिला, ओके। आगे हमने और भी चेक किया कि चलो अभी भी कुछ चेक करके देखते हैं, कहीं कुछ मतलब कि अलग से ना हो। फिर मैंने देखा कि 13 प्लस मैंने कर दिया 15, ओके। तो 5 3 8 1 1 2, तो यहाँ पर भी इवन नंबर आया। अरे यार ये क्या हुआ, सभी में इवन नंबर आ रहा है, ओड नंबर को मैं प्लस कर रही तो इवन नंबर आ रहा है। मतलब सीधा सा है कि हमने यहाँ पर जनरलाइज कर दिया कि अगर टू डिफरेंस ओड नंबर को, ओके, ओड नंबर को अगर ऐड किया जाता है तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट इवन नंबर मिलता है, रिजल्ट इवन नंबर मिलता है, ओके। ये हमने क्या कर दिया, एक जनरलाइज कर दिया, ओके, एक स्टेटमेंट जनरलाइज कर दिया। किसके बेस पर हमने ये एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल, इन सारों को मिलाकर मैंने एक जनरल स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भाई अगर हम टू डिफरेंस ओड नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, ओके। ये सारी चीज़ें क्या थी, स्पेसिफिक थी सारी की सारी। इन स्पेसिफिक से हम कहाँ की ओर आए, जनरल की ओर आए, ओके। तो इस तरीके, अब देखो यहाँ पर क्या बना, ये जनरलाइज किया ना, वहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि नहीं, यस किया, ऑब्जर्वेशन किया। फिर मैंने सारा कुछ यहाँ पर करके सारा का सारा ऑब्जर्वेशन किया यहाँ पर, ओके। ये स्पेसिफिक चीज़ें थी ना, उसका ऑब्जर्वेशन किया। उसके बाद मुझे एक पैटर्न पता चली, क्या पैटर्न पता चली कि जब जब हम दो अलग अलग ओड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें इवन नंबर मिल रहा है। ये पैटर्न में चल रहा है सारा कुछ, है ना, तो ये पैटर्न मुझे पता चली। फिर जाकर मैं टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाती हूँ, ओके। टेंटेटिव हाइपोथेसिस मतलब कि क्या होती है, काम चलाओ बोलते हैं ना, काम चलाओ हाइपोथेसिस, जो मतलब कि परफेक्ट नहीं होती है ना, आगे जाते रिजेक्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया कि हाँ यार ऐसा हो सकता है कि हम जितने भी ओड नंबर है उनको, डिफरेंस ओड नंबर है उसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है ना। तो यहाँ पर हमने टेंटेटिव हाइपोथेसिस ही बना दी। फिर थियरी डेवलप हो गई वही कि सभी टू डिफरेंस ओड नंबर को अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें इवन नंबर मिलता है। तो ये ऑल की ओर हम चल गए, ओके। तो ये हम जनरलाइज कर दिया, यहाँ पर स्पेसिफिक से चले थे ना, स्पेसिफिक से चले थे, ओके, स्पेसिफिक, ओके।
स्पेसिफिक से चले थे जनरल की ओर आ गए। ओके, अब ये तो बात मामला खत्म हो गया, यहाँ पर समझ आ गया आपको। ओके, तो हम नीचे से ऊपर की ओर चले ना, तो बॉटम अप हुआ। जब भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो नीचे से ही चढ़ते हैं ना, तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो बॉटम अप हो गया। हमने हाइपोथेसिस को क्या किया था, फॉर्मुलेटिंग किया था, यहाँ पर हाइपोथेसिस को बनाया था हमने। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ऊपर की ओर तो आप आगे, सॉरी ऊपर की ओर तो आप यहाँ पर आ गए, अब नीचे भी तो उतरना पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा ना। जिस तरीके से ऊपर से नीचे से ऊपर आए, क्या उसी तरीके से नीचे जाया जाता है कि नहीं जाया जाता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थियरी जो हमारे पास क्या थी, टू डिफरेंस ओके, डिफरेंस ओड नंबर को ऐड किया जाता है, तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें, रिजल्ट मिलता है इवन नंबर। ओके, इवन नंबर, ये हमारा हमने जनरलाइज किया था। ओके, अब इसी को हम चेक करेंगे, कोई कहेगा क्या ये सही है कि गलत है, तो दूसरा पर्सन इसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा। क्या करेगा, टेस्ट करेगा। मतलब यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनाई थी ना, यहाँ पर टेंटेटिव हाइपोथेसिस, उसी को ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हाइपोथेसिस बनाएगा। और हाइपोथेसिस किस तरीके से बनाएगा, नल हाइपोथेसिस, मतलब कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं, मतलब कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, ये बताते हैं। ओके, नो का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा बताती है नल हाइपोथेसिस। तो हमने यहाँ पर हाइपोथेसिस बना लिया, अब उसका टेस्ट तो करना पड़ेगा ना कि सही है कि गलत है। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। कैसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम भी देखेंगे कि भाई मान लो कि मैंने 27 प्लस कर दिया 53। ओके, तो अब देखो ये भी ओड नंबर है। ओके, ये भी ओड नंबर है। अब इसका मैं अगर इक्वल करती हूँ तो क्या मिलता है, 7 3 10, यहाँ पर एक 5 3 8 80। मतलब कि ये मुझे क्या मिला, इवन नंबर मिला, है ना। उसके बाद में दूसरा ले लेती हूँ, मान लो 93 प्लस 95 इज इक्वल टू 8 9 9 18। मतलब ये भी हमें क्या मिला, इवन नंबर मिला, है ना। तो इसके बेस पर हम ये बता पाते, ये ऑब्जर्वेशन मैंने कर दिया सारा कुछ। उसके बाद मैं कंफर्म कर दूंगी कि हाँ, टू डिफरेंस ओड नंबर को अगर ऐड किया जाता है तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ओके, तो ये हमने कंफर्म कर लिया, मतलब कि उस थियोरी को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, अगर अलग से बनता है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ओके, अदरवाइज उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था भाई, टेस्टिंग की थी, हाइपोथेसिस को टेस्ट किया था। यहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया था, यहाँ पर फॉर्मुलेट किया था। ओके, फॉर्मुलेट किया था। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या किया, टॉप डाउन, ऊपर से नीचे आए। नीचे से ऊपर तो गए थे ना हम, अब नीचे से ऊपर से नीचे भी तो आना था, तो ऊपर से नीचे आए, मतलब कि टॉप डाउन हम आए। ओके, अब जनरल टू स्पेसिफिक, यहाँ पर जनरल चीज़ थी, जनरल स्टेटमेंट था, उससे हम कहाँ पर आए, स्पेसिफिक की ओर आए। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा बहुत सारा। अब स्टेप क्या होता है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव का। तो इंडक्टिव का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंस फिनोमेना को। ओके, जैसे कि हमने देखा ना, 1 + 3 किया इज इक्वल टू 4 आया, है ना। इस तरीके से 2 प्लस मान लो कि हमने क्या किया, 5 किया, तो हमारा आंसर 7 है। तो ये डिफरेंस फिनोमिना थी, उसको ऑब्जर्व हम करते हैं। उसके बाद पैटर्न को देखते हैं, इसका पैटर्न हमने देखा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं। ओके, ऑक्यूरिंग करते हैं। ओके, ऑकरिंग करते हैं और जनरलाइज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जनरलाइज करते हैं, स्पेसिफिक से जनरल की ओर चले। अब देखो डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव के अंदर स्टेट द हाइपोथेसिस। ओके, जो भी थियोरी रिसर्च लिटरेचर है उसके बेस पर हाइपोथेसिस को यहाँ पर टेस्ट करने के लिए बनाते हैं। ओके, अब देखो डाटा का कलेक्शन करते हैं, हमने डाटा का कलेक्शन किया, जैसे कि यहाँ पर क्या था ना कि 23 + 53 करके देखा, है ना। तो ये हम डाटा को कलेक्ट किया, 93 + 95 किया। ओके, इसके बेस पर हमने डाटा को कलेक्ट करके हाइपोथेसिस को टेस्ट किया। ओके, कि क्या ये सही है कि गलत है, और फिर जाके यहाँ पर सही हुआ, मतलब कि यहाँ पर चेक करके हमने डिसीजन लिया कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही। ओके, तो यहाँ पर मेन फोकस कहाँ पर होता है, हाइपोथेसिस पर। ओके, इसीलिए हाइपोथेसिस यहाँ पर टेस्ट की जाती है, यहाँ पर हाइपोथेसिस को इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसी वजह से हाइपोथेटिको
हाइपोथेटिक को डिडक्टिव कहा जाता है, डिडक्टिव, ओके, डिडक्टिव। यहाँ पर इसलिए हाइपोथेटिक को डिडक्टिव मेथड कहा जाता है, ओके। इंडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं इम्पीरिकल बेस पर, ओके। जो फेनोमेना है उनको अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, ओके। इसीलिए इस थियोरी को क्या कहा जाता है, इम्पीरिको इंडक्टिव, ओके, इम्पीरिको इंडक्टिव कहा जाता है। बस ये मामला है इसका, ओके। चलो आई होप यहाँ पर क्लियर होगा। चलो यहाँ पर आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो जनरलाइज किया, ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स के बेस पर हम जनरलाइज करते हैं चीज़ों को, और जनरलाइज की हुई चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन करते हैं, ओके। उनको देखकर उनके डाटा को कलेक्ट करके हाइपोथेसिस को टेस्ट करके एक्सप्लेनेशन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, ओके, क्लियर। अब देखो इंडक्टिव जो होता है वो आपका क्या होगा, क्वालिटेटिव होगा, ओके, क्वालिटेटिव होगा। जबकि आपका डिडक्टिव होगा वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव होगा, ओके, क्वांटिटेटिव होगा, ओके। ये आपको याद रखना है, ओके। क्वालिटेटिव होगा वो इंडक्टिव होगा, और डिडक्टिव होगा वो क्वांटिटेटिव होगा, ओके। चलो अब आते हैं हाइपोथेटिक और डिडक्टिव के बारे में। तो देखो ये जो मेथड है हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मेथड, वो किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो क्रिश्चियन ह्यूजेंस के द्वारा, ओके, क्रिश्चियन ह्यूजेंस के द्वारा ये 1629 में मतलब कि बनाई गई थी, प्रस्तावित की गई थी, ओके, उसके द्वारा प्रपोज की गई थी। अब देखो हाइपोथेटिक और डिडक्टिव मेथड जो है वो सामान्यीकृत सिद्धांतों या सिद्धांत से परिकल्पना निर्माण के साथ शुरू होती है। यहाँ पर क्या होती है, ये शुरुआत कहाँ से होती है, तो जनरलाइज जो थियरीज होती है, जनरलाइज की हुई प्रिंसिपल थियरीज होती है, जो हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन की हुई होती है, ओके, वहीं से उसकी शुरुआत होती है। हमने इंडक्टिव में क्या किया था, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया था, है ना, यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखा था, और फिर जाके हम यहाँ पर आते तो ये हमारा हाइपोथेटिक इंडक्टिव था, और ये सॉरी हाइपोथेटिक और डिडक्टिव था, और ये इंडक्टिव था। इंडक्टिव के अंदर जो प्रिंसिपल और थियरी जो थी वो डेवलप की गई थी, ओके। तो उनको मतलब कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो भी जनरलाइज की हुई थियरीज है या फिर मतलब कि प्रिंसिपल्स है उसको, ओके, उसको परिकल्पना निर्माण से शुरुआत होती है हाइपोथेटिको निगमनात्मक की, इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, ओके, हाइपोथेटिको डिडक्टिव की। अब देखो ये परिकल्पना उपलब्ध आंकड़ों के साथ निगमन और तुलना द्वारा सत्यापन के अधीन है, ओके। ये जो मतलब कि आपकी जो ये परिकल्पना है हाइपोथेसिस है, ओके, तो ये हाइपोथेसिस किस पर है, तो जो भी हमारे पास जो भी आंकड़े आए होंगे, जो मतलब कि डाटा अवेलेबल है, ओके, उसके साथ डिडक्शन कर रहा है, ओके, डिडक्शन और कंपैरिजन कर रहा है, चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, ओके। जैसे कि हमने देखा था ना डिडक्टिव में क्या किया था, 23 + 53 फिर 93 + 95, ओके, इस तरीके से करके हमने क्या किया था, कंपेयर करके देखा था, ओके। तो यहाँ पर इसके अधीन ये होती है। फिर परिकल्पना का परीक्षण चरण दर चरण प्रक्रिया की श्रृंखला द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हाइपोथेसिस जो होती है ना, तो उसका टेस्ट जो है ना, मतलब हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है डिडक्टिव के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस को टेस्ट किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, ओके। हमने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया था, ये वाला देखो, ये वाला नहीं, ओके, ये वाला देखो, स्टेप बाय स्टेप आगे चले ना, यहाँ से यहाँ उतरे, यहाँ से यहाँ उतरे, और यहाँ से यहाँ उतरे, तो ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ओके, हाइपोथेटिक और डिडक्टिव। चलो उसके द्वारा जिससे अंततः तैयार की गई परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है, ओके। मतलब कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल के हम फाइनली मतलब कि जो हाइपोथेसिस जो होती है, मतलब अजम्पशन करते हैं ना, हाइपोथेसिस मतलब कि पहले से पूर्व कल्पित चीज होती है, वो हमें नहीं पता होती कि एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी, ओके। तो यहाँ पर क्या होती है कि अगर रिजेक्ट होती है तो हम रिजेक्ट करेंगे। हमने नल हाइपोथेसिस बनाई है तो हम यही चाहेंगे कि नल हाइपोथेसिस ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, रिजेक्टिव होनी चाहिए, बिकॉज वो ये बताता है कि कोई भी डिफरेंस ही नहीं है, ओके, सभी समान है।
तो फिर वहाँ पर डिफरेंस नहीं है, तो फिर हमें मतलब कि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही ना, कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि बिल्कुल भी डिफरेंस ना हो, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए उस जो भी हमने फॉर्मुलेट की हुई हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने का मतलब कि यहाँ पर काम किया, रिजेक्ट हो ऐसा मतलब कि देखा जाता है। ओके, यह एक वैज्ञानिक पद्धति में शामिल चरणों के समान हो कि साइंटिफिक मेथड के अंदर जो स्टेप्स होते हैं इसी के अंतर्गत मतलब कि हाइपोथेटिक और डिडक्टिव आता है। ओके, परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार करने से पहले अंत तक विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पर हम जो भी हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट डायरेक्टली नहीं कर पाते, उसका एनालाइज करना पड़ता है। ओके, डाटा को हमने बताया था ना कि थियरी बेस्ड जो डाटा है उसको हम कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम उसका क्या करते हैं, उसको देखते हैं कि भाई वो एक्सेप्ट हो रहा है कि रिजेक्ट हो रहा है। ओके, ये बात है हाइपोथेटिक और डिडक्टिव के अंदर। चले आगे देखिए, कार्ल पॉपर ने, अब देखो कार्ल पॉपर ने भी इस पर काम किया हुआ है। ओके, जो फिलोसोफर थे। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। तो दार्शनिक कार्ल पॉपर है, उन्होंने एक सुझाव दिया था। उन्होंने ये कहा कि प्रेरण के माध्यम से मतलब कि प्रेरण मतलब इंडक्शन जिसको बोलते हैं। ओके, तो इंडक्शन से के माध्यम से एक वैज्ञानिक सिद्धांत को सच साबित करना असंभव है। ओके, अगर हम साइंटिफिक थियोरी को हमें प्रूव करना है तो हम इंडक्शन के माध्यम से नहीं कर पाते, ये कार्ल पॉपर का मतलब कहना है। ओके, उनका कहना है कि अगर हम साइंटिफिक थियोरी को अगर इंडक्शन के द्वारा प्रूव करते हैं तो वो इम्पॉसिबल चीज़ है। ओके, क्योंकि कोई भी सबूत हमें यह आश्वासन नहीं देता है कि विपरीत सबूत नहीं मिलेगा। ओके, कोई भी हमें मतलब कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जो हमें ये कह सके, श्योरली ऐसा कह सके कि आगे उसको मतलब कि उसके अंदर कोई मतलब कि उसके विपरीत में कोई सबूत नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा कोई एविडेंस हमें मतलब कि इंडक्शन के अंदर नहीं मिलता। इसके बजाय कार्ल पॉपर ने प्रस्तावित किया कि उचित विज्ञान कटौती द्वारा पूरा किया जाता है। कटौती मतलब यहाँ पर निगमन की बात हो रही है। ओके, निगमन की बात हो रही। तो कार्ल पॉपर का कहना क्या था कि भाई कोई भी मतलब कि साइंटिफिक थियरी है ना, तो उसको हम इंडक्शन के बेस पर उसको हम मतलब कि प्रूव नहीं कर पाते, बिकॉज यहाँ पर हमें ऐसे हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास जो एविडेंस है उसके विपरीत में कोई भी एविडेंस नहीं मिलेगा, ये हम नहीं बता पाते। ओके, और जो डिडक्शन है, तो डिडक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो थियरी बनाई है उसका हम टेस्ट कर रहे हैं ना, दोबारा से जो बनी हुई थियरी को दोबारा से टेस्ट करते तभी जाकर हम बता पाते कि सही है कि गलत है ना। तो यहाँ पर उसके द्वारा हम, इनका कहना है कि डिडक्शन के माध्यम से हम किसी भी थियरी है उसको हम मतलब कि प्रस्तावित कर सकते हैं। ओके, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हाँ ये जो मतलब थियरी है वो परफेक्ट है। ओके, ये हम बता पाते हैं, ये इनका कहना है। तो हाइपोथेटिक और डिडक्टिव के मामले में आपको याद रखना है कार्ल पॉपर को। ओके, निगमनात्मक में मिथ्याकरण की प्रक्रिया शामिल है। ओके, यहाँ पर क्या है, फॉल्सिफिकेशन भी हो सकता है। ओके, फॉल्सिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो डिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है। ओके, मिथ्याकरण परिकल्पना परीक्षण का एक विशिष्ट पहलू है। ओके, फॉल्सिफिकेशन जो है वो क्या है, एक मतलब कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन एस्पेक्ट है। ओके, इसमें सिद्धांत से कुछ आउटपुट को विशिष्ट रूप से बताना और फिर प्रयोगों या टिप्पणियों का उपयोग करके विपरीत मामलों का पता लगाना शामिल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, थियरी से कुछ आउटपुट करके स्पेसिफिक की ओर चलते हैं। क्या करते हैं भाई, थियरी जो थियरी है ओके वहाँ से आउटपुट करके स्पेसिफिक की ओर चलते हैं। ओके, और वहीं पर हम जांच पड़ताल फाइंडिंग करते हैं। ओके, और फाइंडिंग करके हम सारी चीज़ों का मामला मतलब कि सारी चीज़ों को पता लगा सकते हैं। ओके, पॉपर द्वारा प्रस्तावित पद्धति को आमतौर पर हाइपोथेटिक और डिडक्टिव विधि के रूप में माना जाता है। ओके, देखो ये थियरी जो है ना उसको मतलब कि प्रस्तावित किसने की थी, उसको प्रस्तावित हमने बताया कि प्रस्तावित क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने की थी। ओके, लेकिन यहाँ पर जो कार्ल पॉपर ने जिस तरीके से बताया है तो उनकी इस पद्धति को हाइपोथेटिक और डिडक्टिव विधि के रूप में माना जाता है। ओके, तो दो नाम आपको याद रखने, क्रिश्चियन ये वाला ह्यूजेंस। ओके, क्रिश्चियन ह्यूजेंस हाइपोथेटिक और डिडक्टिव में याद रखना है, दूसरा नाम याद रखना है कार्ल पॉपर। ओके, चलो जी, अब यहाँ पर पियाजे का क्या कहना है, पियाजे को भी याद कर लो भाई। ओके, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के मतलब कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर सारा कुछ काम किया हुआ है। ओके, साइकोलॉजी में।
तो पियाजे ने कहा कि औपचारिक परिचालन का मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उन्होंने 4 स्टेज दिए थे। ओके, उनके अंदर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, उसके दौरान काल्पनिक निगमनात्मक तर्क महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो होता है ना वो महत्वपूर्ण माना है। किसने माना है? पियाजे ने माना है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर से भी आ सकता है कि पियाजे के कौन से स्टेप के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग को इम्पोर्टेंट माना है? तो आपको याद रखना है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो आपका 7 से 12 साल तक का होता है। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि काल्पनिक निगमनात्मक तर्क महत्वपूर्ण होता है। ओके, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डायरेक्टली या तो ये भी आ सकता है कि पियाजे के फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में कौन से रीजनिंग को, कौन से मतलब कि रिसर्च के पहलू को यहाँ पर बताया गया है, तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग को बताया गया। ओके, इस प्रकार की इस प्रकार की सोच में काल्पनिक क्या अगर स्थितियां शामिल होती हैं और जो हमेशा वास्तविकता में निहित नहीं होती, यहाँ पर कल्पना की जाती है। ओके, यहाँ पर क्या की जाती है? कल्पना की जाती है, सोचा जाता है, काल्पनिक रूप से सोचा जाता है। ओके, प्रतितथ्यात्मक सोच यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में। ओके, अब देखो विज्ञान और गणित में अक्सर इसकी आवश्यकता होती है, विज्ञान और गणित के अंदर इसकी आवश्यकता पड़ती है। ओके, क्या ये सही है कि नहीं है? ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है। जबकि प्राथमिक विद्यालय के वर्षों में बच्चे ज्यादातर आगमनात्मक तर्क का उपयोग करते। देखो प्राइमरी में जो होंगे बच्चे, प्राइमरी में जो बच्चे होंगे ना वो क्या करते हैं? आगमनात्मक इंडक्टिव रीजनिंग का यूज करते हैं प्राइमरी के बच्चों के, जबकि व्यक्तिगत अनुभव और विशिष्ट तथ्यों के सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। ओके, किशोर निगमनात्मक, किशोर होंगे ना वो क्या करेंगे? निगमनात्मक पर चलेंगे, डिडक्टिव पर चलेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होंगे उनके अंदर इंडक्टिव रीजनिंग ज़्यादा होगा। ओके, और जबकि जो किशोर होते हैं ना, तो किशोरों के अंदर क्या होगा भाई? यहाँ पर कहाँ पर है? जस्ट वेट, हाँ एडोलसेंट। ओके, एडोलसेंट में क्या होगा? डिडक्टिव रीजनिंग आएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है बिकॉज ये पूछा जा सकता है। प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होंगे वहां पर क्या होगा? इंडक्टिव होगा, और एडोलसेंट में क्या होगा? डिडक्टिव रीजनिंग होगा। ओके, जिसमें वे तर्क का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाओं से विशिष्ट निष्कर्ष निकालते हैं। देखो डिडक्टिव में क्या करेंगे? वो अपनी कल्पनाओं को, जो अमूर्त है, अमूर्त का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको छू नहीं पाते, जिसको हम दिखा नहीं पाते। जैसे कि मान लो ना एब्स्ट्रैक्ट में हमारा पॉपुलर एग्जाम्पल ही देख लो, भगवान। भगवान को देखा है? नहीं देखा है। दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, है ना। तो ये क्या है? अमूर्त अवधारणा है। ओके, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, भगवान जो है वो आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ से वो क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उससे वो विशेष स्पेसिफिक से वो जनरल की ओर जाते हैं। ओके, क्या करते हैं? स्पेसिफिक टू जनरल की ओर जाते हैं। ओके, विशिष्ट निष्कर्ष निकालते, स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते। तो जनरल से कहाँ की ओर जाते हैं? जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। कैसे? देखो हमने भगवान का एग्जाम्पल लिया, सब बता रहे हैं कि दुनिया में भगवान है कि नहीं? तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है कि नहीं? सभी के लिए है कि नहीं? यस। ओके, अब देखो अगर उसको स्पेसिफिक तरीके से कंक्लूजन निकालना है तो कैसे? आप खुद भी अनुभूत करेंगे। अब लोग बताते कि भगवान तो है, लेकिन भगवान को पाया कैसे जाता है? तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग योग करो, ध्यान करो। ओके, उसके माध्यम से भगवान को पाया जाता है। ओके, तो किसी ने ऐसा काम करके मतलब कि ध्यान किया, योग किया, जैसे कि मान लो ना भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, है ना। तो वहां पर उन्होंने बताया कि हाँ मतलब कि वो तो भगवान के अंदर मतलब कि वेदों के अंदर मानते नहीं थे। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पैगंबर की बात करते होते। ओके, मोहम्मद पैगंबर जो है ना उनको मतलब कि उनका कहना है कि उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ था। ओके, तो उन्होंने स्पेसिफिकली अपने मतलब कि अनुभूत किया कि हाँ दुनिया में भगवान है। सब तो बता रहे थे कि दुनिया में भगवान है, दुनिया में खुदा है। ओके, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली मतलब कि उन्होंने क्या किया? उनको महसूस किया, भगवान को क्या किया? महसूस किया। तो उसके बेस पर उन्होंने बताया कि हाँ मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ था और भगवान ने मुझे ये संदेश दिया है और मुझे हमारे लोगों को भगवान की ओर ले जाना है। ओके, मतलब कि भगवान के बताए रास्ते पर चलना है। तो ये क्या हुआ?
हम जनरलाइज जो स्टेटमेंट था वहीं से हम स्पेसिफिक की ओर आए, है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं एडल्ट होते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। ओके, चलिए, यह क्षमता उनकी काल्पनिक रूप से सोचने की क्षमता का परिणाम है। वो काल्पनिक रूप से सोचते हैं ना, वहां पर हम बता तो नहीं पाते ना। चलो मान लो कि मैं बताऊं कि हाँ मुझे भगवान का साक्षात्कार हुआ था, कल भगवान मेरे पास आए थे, मेरे साथ उन्होंने बातें की, लेकिन मैं उसको दिखा सकूंगी, नहीं दिखा सकूंगी ना, वो मेरी स्पेसिफिक चीज हो गई, है ना। आप लोग सब बोल रहे थे कि हाँ दुनिया में भगवान है, मान लो, ओके, और मैं कह रही थी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, अगर भगवान है तो बताओ। फिर एक दिन मान लो कि मुझे ही खुद को साक्षात्कार हो गया, ओके, मुझे ही मतलब कि भगवान फील हुए, तो मतलब कि मैं उस चीज को मानूंगी कि नहीं मानूंगी, तो हाँ मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि हाँ इस दुनिया में भगवान है, बस यही बात है यहाँ पर। ओके, तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव के अंदर हम जनरलाइज स्टेटमेंट से स्पेसिफिक की ओर चलते हैं। ओके, चलो, उसके बाद देखो, सिद्धांतों या परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए हाइपोथेटिकल डिडक्टिव विधि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। ओके, जो भी थियरीज है, ओके, जो थियरी बनी हुई है, ओके, हाइपोथेसिस बनाई हुई है, तो उसका हम यहाँ पर क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। याद रखना, हाइपोथेटिक को इसीलिए कह रहा है कि यहाँ पर उसका टेस्टिंग हो रहा है, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करके हम कुछ कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं। ओके, सभी वैज्ञानिक विषयों के लिए सबसे बुनियादी तरीकों में से एक है। ओके, जो भी साइंटिफिक डिसिप्लिन है उसके अंदर सबसे मतलब कि बेसिक मेथड ये है, कॉमन मेथड ये है। ओके, सिद्धांतों या परिकल्पनाओं के परीक्षण के लिए हाइपोथेटिकल डिडक्टिव विधि जो है, जिसको हम एचडी मेथड भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एचडी ऐसा भी यूज होता है, एचडी मेथड। ओके, तो एचडी मेथड मतलब एचडी, ओके, मेथड याद रखना है। एचडी मेथड मतलब हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिको डिडक्टिव, ओके, डिडक्टिव मेथड, ओके, मेथड, तो ये है। ओके, एचडी मेथड मतलब क्या है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। ओके, तो इसको याद रखना है, एचडी मेथड भी बोलते हैं। ओके, तो देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है एचडी विधि, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन विज्ञान सहित सभी वैज्ञानिक विषयों के लिए सबसे बुनियादी विधि है। ओके, यहाँ पर जो भी साइंस से रिलेटेड जितने भी मतलब कि सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर ये सारी काम आएगी। ओके, यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि जितने क्वांटिटेटिव रिसर्च होगा उसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव का यूज करते हैं। जैसे कि एक्सपेरिमेंट हो गया, है ना, एक्सपेरिमेंट रिसर्च हो गया, सर्वे रिसर्च हो गया, है ना। तो ये सारे क्या है आपके क्या है भाई, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो ऐसे रिसर्च के अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव हम यूज करते हैं, बिकॉज क्वांटिटेटिव में हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं और टेस्ट करते हैं ना, बस ये बात आपको याद रखना है। ओके, तो क्वांटिटेटिव के अंदर जो भी क्वांटिटेटिव, ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च जितने भी होंगे उसमें क्या लगेगा आपका, एचडी मेथड लगेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में सभी संभावित कारकों के एक सामान्य सिद्धांत के साथ शुरू करना शामिल है। ओके, यही बात बताई, जनरल जो थियरी है वहीं से हम शुरुआत करते हैं, तो एक परिणाम को प्रभावित कर सकता है और एक परिकल्पना का निर्माण कर सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा जो मतलब कि एक रिजल्ट मिला है, एक आउटकम मिला है, ओके, उसको अफेक्ट भी करता है। ओके, और हाइपोथेसिस जो है उसको क्या करता है, फॉर्मिंग भी करता है। ओके, फिर उस हाइपोथेसिस से कटौती की जाती है, मतलब कि उस कटौती मतलब यहाँ पर निगमन लिखना। ओके, निगमन लिख देना भाई। ओके, यहाँ पर लिख देती हूँ, कटौती मतलब निगमन। ओके, यहाँ पर क्या किया जाता है, डिडक्शन किया जाता है हाइपोथेसिस का। ओके, तो जो हाइपोथेसिस हम फॉर्मिंग कर रहे हैं उसी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिडक्शन कर रहे हैं। ओके, उसको निगमित करते हैं ताकि ये अनुमान लगाया जा सके कि किसी प्रयोग में क्या हो सकता है। ओके, हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पाए कि हाँ कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर क्या हो सकता है। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो हाइपोथेसिस है उसको फार्मिंग करके उसका टेस्टिंग करते हैं यहाँ पर। ओके, तो फार्मिंग देखो, यहाँ पर फार्मिंग यहाँ पर भी होता है, फार्मिंग वहाँ पर भी, इंडक्शन में भी होता है, लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, डिडक्टिव में एक चीज और आ जाती है, वो क्या आ जाती है आपकी, टेस्टिंग आ जाती है। कि फार्मिंग के साथ साथ टेस्टिंग आ जाती है। ओके, चलो,
वैज्ञानिक जांच में काल्पनिक निगमनात्मक तर्क बहुत महत्वपूर्ण। ओके, साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, आपको परिकल्पना बनाने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको हाइपोथेसिस बनानी ही होती है। हमने क्या बताया था, क्वालिटेटिव में हम हाइपोथेसिस बनाते भी हैं, नहीं भी बनाते, लेकिन क्वांटिटेटिव में आपको ऑलवेज हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। ओके, कई परिकल्पनाओं का सीधे परीक्षण नहीं किया जा सकता है। आपको एक परिकल्पना से निष्कर्ष निकालना होगा और भविष्यवाणियां करनी होगी जिन्हें प्रयोगों के माध्यम से परखा जा सकता है। ओके, कुछ ऐसे भी होती है हाइपोथेसिस जिसका हम टेस्ट डायरेक्टली नहीं कर पाते। ओके, कुछ ऐसे होते हैं ना डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें मतलब कि सारी चीज़ें डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है, उसको एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बेस पर स्टेटिस्टिकल वे को वहाँ पर अपना कर हमें डाटा इंटरप्रिटेशन किया जाता है और उसके बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं और क्या करते हैं भाई, प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, और वो भी हम क्या करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो उसके माध्यम से ये सारा कुछ क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ओके, क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं स्टेजेस ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड। चलो, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड की स्टेज क्या है एप्लीकेशन के, उसका यूज कैसे करोगे। ओके, उसकी स्टेज है। तो पहले क्या है, देखो कई परिकल्पनाएं बनाई। ओके, मैनी हाइपोथेसिस बनानी है। ओके, इवेल्युएट ईच हाइपोथेसिस, प्रत्येक परिकल्पना का मूल्यांकन भी करिए। ओके, उसके बाद देखो परीक्षण के लिए एक परिकल्पना का चयन करें। अब देखो आपको जो टेस्ट करनी है उस हाइपोथेसिस का आप टेस्ट करो। ओके, परिकल्पना से भविष्यवाणियां उत्पन्न करो, मतलब कि प्रेडिक्ट करो। देखो हाइपोथेसिस होता है ना, वो टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, तो हम प्रेडिक्ट ही करते हैं कि ऐसा कुछ होगा, बट आगे जाके जब उसका टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा कि हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है क्या रिजेक्ट हो रही है ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद देखो पूर्वानुमान सही है या नहीं, ये जांचने के लिए प्रयोगों का उपयोग करो। फिर हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम प्रेडिक्ट करने के लिए सारी चीज़ों को देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। यदि भविष्यवाणियाँ सही है तो परिकल्पना की पुष्टि की जाएगी, मतलब कि आपने जो भी प्रेडिक्ट किया था क्या वो सही निकला, तो हाइपोथेसिस जो आपकी है वो कंफर्म हो जाएगी। और अगर मान लो कि परिकल्पना की पुष्टि मतलब कि यदि नहीं हुई है, ओके, मतलब कि आपने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही नहीं हुआ है, तो फिर हमारी हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, डिसकन्फर्म हो जाएगी, मतलब कि रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, ये क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और अगर आपने जो भविष्यवाणी की थी वो अगर सही हो गई तो मतलब कि आपकी हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, ये चीज़ें याद रखनी थी, ये पूरे के पूरे उसके डिडक्टिव के स्टेप है। ओके, चलो अब इम्पिरिक और इंडक्टिव की ओर आ जाते हैं। ओके, बहुत सारा कुछ क्लियर भी हो गया होगा यहाँ से। ओके, अब क्वेश्चन भी आपके यहाँ से इस तरीके से आते हैं। देखिए बता देती हूँ कि आपको ना रिसर्च के टाइप्स दिए होंगे और उसके बेस पर आपको बताया होगा कि इनमें से कौन से हाइपोथेटिकल डिडक्टिव के अंतर्गत आता है, कि इनमें से कौन सा इम्पिरिको इंडक्टिव के अंतर्गत आता है। ओके, या तो फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको सिर्फ याद रखना है हाइपोथेटिको डिडक्टिव है ना, उसके अंदर क्वांटिटेटिव आएगा और इम्पिरिको इंडक्टिव के अंदर क्वालिटेटिव आएगा। ओके, ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। ओके, और उसी के बेस पर जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो भी टाइप्स हैं, ओके, वही टाइप्स यहाँ पर मेंशन होंगे। ओके, आगे देखते हैं थोड़ा सा। एक अनुभवजन्य प्रेरक प्रतिमान में मतलब कि इम्पिरिको इंडक्टिव पैराडिग्म में देखो ये भी आपको वर्ड दिया होता है प्रतिमान के जगह पर, मतलब कि प्रतिमान यहाँ पर पैराडिग्म वर्ड यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर घबराना नहीं, मैंने क्या बताया आपको यही याद रखना है। ओके, इसके पीछे मेथड लगे, रिसर्च लगे, रीजनिंग लगे या फिर पैराडिग्म लगे, इससे कोई मतलब नहीं। ओके, शोधकर्ता विशिष्ट मामलों से अनुभवजन्य डेटा एकत्र करता है। यहाँ पर क्या करता है रिसर्चर जो है वो स्पेसिफिक केसेस के बेस पर वो डाटा का कलेक्ट करता है। ओके, वो भी इम्पिरिकल डाटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है। ओके, ताकि यह शोध खोज को सामान्य कर सके, ताकि वो क्या कर सके, जो भी मतलब कि उसने जो रिसर्च किया है उसको वो फाइंडिंग कर सके। ओके, वो भी जनरलाइज करके, ओके, जनरलाइज करके उसको फाइंड कर सके। अब देखो अनुभवजन्य अनुसंधान मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा एकत्र करने के तरीकों का उपयोग करता है। देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होते, क्वांटिटेटिव भी होते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था 99% वाला केस आपको बताया था ना, कि जहाँ पर मेजोरिटी ज़्यादा होगी उसी को हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जहाँ पर मेजोरिटी कम है वहाँ को उसको हम उसके अंदर इंक्लूड तो करते हैं, लेकिन हम उसको
स्पेसिफिक नाम नहीं देते, है ना। तो यहाँ पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च मतलब कि ज़्यादा ही यहाँ पर यूज़ करते हैं, ओके। क्वांटिटेटिव करते हैं बट वो 1% में आ जाता है, ओके, मान लो, ओके, जस्ट एग्जाम्पल 1% में आता है। लेकिन 99% जो भी रिसर्च होंगे वो किसके अंतर्गत, क्वालिटेटिव वाले जो होंगे ना वो इम्पिरिको इंडक्टिव के अंदर आएगा, ओके। अब जिसमें सर्वेक्षण हो गया, प्रयोग हो गया, अवलोकन के तरीके शामिल हो सकते हैं, ओके, हो सकते हैं, अगर करना है तो हो सकते हैं, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, ओके, ये ऑब्जर्वेशन, ये तो सारे आपके क्या है, क्वांटिटेटिव है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आ सकते हैं अगर हम यूज़ करें तो, ओके। लेकिन अदरवाइज हम यहाँ पर मोस्टली क्या यूज़ होता है, मोस्टली क्वालिटेटिव, ओके, मोस्टली क्वालिटेटिव डाटा यूज होता है, ओके। क्वालिटेटिव रिसर्च यहाँ पर किया जाता है, ओके। और थोड़े से जो है वो आपके क्या है, क्वांटिटेटिव, ओके, ये थोड़े से आपके हो सकते हैं। यह शोधकर्ता को अनुभवजन्य डेटा यानी साक्ष्य द्वारा समर्थित डेटा इकट्ठा करने में मदद करता है, ओके। जो भी एविडेंस जो होता है वो इम्पिरिकल डाटा के बेस पर आपका एविडेंस मतलब कि रिसर्चर को देता है, ओके, हेल्प करता है। तो इम्पिरिकल याद रखना है, अनुभवजन्य, ओके, अपनी जो इंद्रिया है ना उसके बेस पर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। देखो डिडक्टिव के अंदर इंडक्टिव आ जाएगा, डिडक्टिव के अंदर इंडक्टिव आ जाएगा, ओके, बिकॉज उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो थियरी बनी हुई है उसका हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं ना, इसलिए इंडक्टिव तो उसके अंदर इन्वॉल्व हो ही जाएगा ना, क्योंकि हम इम्पिरिकल डाटा जो मतलब कलेक्ट किया है उसी को दोबारा से चेक कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से उसके अंदर इंडक्टिव भी आ जाएगा। लेकिन जो पोर्शन उसका रहेगा ना डिडक्टिव के अंदर, तो मोस्टली पोर्शन किसका, 99% जो मतलब मान लो डिडक्टिव की बात हो रही है, डिडक्टिव की बात हो रही है ना, तो 99% किसका होगा, डिडक्टिव का होगा, ओके। 99% पोर्शन मतलब हिस्सा जिसको बोलते हैं, ओके। तो 99% हिस्सा किसका होगा, डिडक्टिव का होगा। 1% मान लो किसका होगा, इंडक्टिव का होगा, ओके, ओके। ये और इससे इसके ही विपरीत होगा, इसके विपरीत क्या होगा, विपरीत इंडक्टिव होगा, ओके, इंडक्टिव होगा। इंडक्टिव में क्या होगा, 99% जो होगा वो हिस्सा किसका होगा, इंडक्टिव का होगा, है ना, इंडक्टिव का होगा। और 1% जो होगा वो किसका होगा, डिडक्टिव का होगा, ओके, क्लियर। चलो ये बात थी, आगे देखते हैं। अब देखते हैं निगमनात्मक तर्क के विपरीत आगमनात्मक तर्क विशिष्ट टिप्पणियों या घटनाओं, प्रवृत्तियां, सामाजिक प्रक्रियाओं के वास्तविक उदाहरणों से शुरू होता है। देखो इंडक्टिव में हम क्या करते हैं भाई, उदाहरण से जो भी एग्जाम्पल्स है, ओके, हमने बताया था 1+3=4, 2+5=7, 7+9=16। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ये क्या है, स्पेसिफिक चीज़ है ना, तो वो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से हम कहाँ की ओर जाते हैं, एक नियम की ओर जाते हैं, ओके, ये भी याद रखना है, ऐसा भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल को क्या बोलते हैं, उदाहरण। उदाहरण से हम कहाँ की ओर जाते हैं, नियम की ओर जाते हैं, जिसको हमने जनरलाइज किया। नियम कब कहलाएगा, जो जनरलाइज किया हो, ओके, उसको। तो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन या तो फिर रियल एग्जाम्पल है, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं, ओके। किस में देखते हैं, इंडक्टिव के अंदर, ओके। तो ये बिल्कुल डिडक्टिव के विपरीत है, ओके। डिडक्टिव के विपरीत क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है, ओके। इस डेटा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता तब विश्लेषणात्मक रूप से व्यापक सामान्यीकरण और सिद्धांतों की प्रगति के लिए करते हैं जो देखे गए मामलों की व्याख्या करने में मदद करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका पैटर्न देखते हैं, है ना। और उसका पैटर्न देखने के बाद हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद कंक्लूज़न निकालते हैं, है ना। कंक्लूजन निकालने के बाद जनरलाइज कर देते हैं चीज़ों को, है ना। ये बात है इंपिरिको इंडक्टिव मेथड की, ओके। तो इसे कभी कभी बॉटम अप दृष्टिकोण कहा जाता है। देखो ये तो हमने आगे भी बताया आपको, बॉटम अप भी कहा जाता है। आगे वाले को क्या कहा गया था, टॉप डाउन, ओके। तो डिडक्टिव के अंदर यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर टॉप डाउन, ओके, ये टॉप डाउन है, ओके। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ओके, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर बॉटम अप की बात हो रही, तो बॉटम अप में हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे,
नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। ओके, इस तरीके से चलता है बॉटम अप। चलो, क्योंकि ये जमीन पर विशिष्ट मामलों से शुरू होता है और सिद्धांत के सार स्तर काम करता है। नीचे से जमीन होगी, नीचे तो जमीन होगी ना, तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो ये थियरी बनाता है यहाँ पर, है ना, ये थियरी बनाता है। ओके, एक बार जब एक शोधकर्ता डेटा के एक सेट के बीच पैटर्न और प्रवृत्तियां की पहचान कर लेता है, तो वो परीक्षण करने के लिए एक परिकल्पना तैयार कर सकता है। देखो यहाँ पर पैटर्न को देखा, पैटर्न के बेस पर उसने हाइपोथेसिस बनाई कि ऐसा हो सकता है। ओके, और उसके बाद वो क्या करता है, एक सामान्य निष्कर्ष या सिद्धांत विकसित कर सकता है, मतलब कि एक जनरल कंक्लूजन निकालता है या फिर थियरीज बनाता है। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पर मेन चीज यहाँ पर ये है। ओके, डिडक्टिव में क्या याद रखा था, डिडक्टिव में हमने एक नाम याद रखा था, क्रिश्चियन ह्यूजेंस का नाम रखा था, जिसने उसको प्रस्तावित किया था, उस थियरी को, हाइपोथेसिस को, डिडक्टिव को। ओके, जबकि उसके बाद कार्ल पोपर थे, उन्होंने भी उस पर मतलब कि शोध किए थे। ओके, उन्होंने भी उनके बारे में डिडक्शन के बारे में बताया था। ओके, फिर पियाजे ने भी बताया कि ऑपरेशनल जो स्टेज होता है। ओके, तो ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या होता है कि जो बच्चे एडल्ट होते हैं उनके अंदर हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो रीजनिंग होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ओके, ये बात पियाजे ने भी बताई। 3 नाम हमने वहाँ पर याद रखे थे। अब यहाँ पर इंडक्टिव के अंदर आपको एक ही नाम याद रखना है, एम्पिरिको इंडक्टिव के बारे में। तो यहाँ पर देखो, समाजशास्त्र में आगमनात्मक तर्क का एक उत्कृष्ट उदाहरण एमिल दुर्खीम का आत्महत्या का अध्ययन था। ओके, एमिल दुर्खीम जो है उन्होंने सोशियोलॉजी के अंदर एक मतलब कि स्टडी किया हुआ था, किस पर, सुसाइड पर किया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर आपको एमिल दुर्खीम का जब भी नाम आ जाए तो आपको इंडक्टिव मेथड ही समझना है। ओके, एम्पिरिको इंडक्टिव मेथड। ओके, एमिल दुर्खीम का नाम सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के पहले कार्य में से एक माना जाता है। ओके, ये जो मतलब कि स्टडी है वो सामाजिक सोशल साइंस के अंदर ये पहला मतलब कि उनके जो कार्यों में से एक माना जाता है, पहले कार्यों में से ये माना जाता है। ओके, और ये क्या था इसका कि फेमस एंड वाइडली थॉट टाउट बुक सुसाइड। ओके, यहाँ पर देखो उनकी जो प्रसिद्ध और व्यापक रूप से पढ़ाया जाने वाला जो पुस्तक था उसका नाम था सुसाइड। ओके, उसका विवरण ये देते हैं कि कैसे दुर्खिम ने आत्महत्या का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनाया था। ओके, यहाँ पर दुर्खिम ने जो एक थियरी डेवलप की थी सुसाइड की। ओके, तो उनकी जो एक बुक थी सुसाइड, उसके अंदर सारी चीज़ें दुर्खिम ने बताया था कि किस तरीके से आत्महत्या का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत बनाया गया है, उसके बारे में उन्होंने पूरी इस बुक के अंदर बताया था। ओके, तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, अब देखो मनोवैज्ञानिक के विपरीत कैथोलिकों के बीच आत्महत्या दर के अपने वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित और प्रोटेस्टेंट था। अब देखो ये जो स्टडी था ना वो किसके बीच था, एक मनोवैज्ञानिक के विपरीत था। ओके, जो साइकोलॉजिस्ट है। ओके, तो जो साइकोलॉजिकल बेस पर यहाँ पर क्या है, कैथोलिक्स जो है ना, तो उनके और प्रोटेस्टेंट्स हैं उनके बीच का मतलब कि यह अध्ययन था, साइंटिफिक स्टडी था। दुर्खिम ने पाया कि कैथोलिकों की तुलना में प्रोटेस्टेंटों में आत्महत्या अधिक आम थी। देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंपेयर की गई क्योंकि इन दोनों के बीच में स्टडी किया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में देखा गया, कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर उनको पता चला कि जो कैथोलिक होते हैं ना उनकी तुलना में प्रोटेस्टेंट होते हैं उनमें आत्महत्या अधिक आम थी। मतलब कि वहाँ पर प्रोटेस्टेंट जो थे वो लोग ज़्यादा क्या करते थे, आत्महत्या करता था। और उन्होंने आत्महत्या के कुछ प्रकार बनाने के लिए सामाजिक सिद्धांत में अपने प्रशिक्षण और सामाजिक संरचना और मानदंडों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अनुसार आत्महत्या की दर में उतार चढ़ाव का एक सामान्य सिद्धांत तैयार किया। ओके, उन्होंने यहाँ पर एक थियरी तैयार कर दी थी। ओके, तो इस तरीके से आपको इम्पिरिको इंडक्टिव मेथड जो है उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना है, किसका नाम, एमिल दुर्खिम का। ओके, एमिल दुर्खिम। ओके, एमिल दुर्खिम का ये स्टडी था सुसाइड वाला, और उनके अंदर उन्होंने दो मतलब कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट दो ऐसे लोग लिए थे और उनके बीच में कंपेयर की थी, और उसके बेस पर उन्होंने बताया था कि किसके बीच में मतलब कौन किस में सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है। ओके, चलो जी। जबकि आगमनात्मक तर्क को आमतौर पर वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग किया जाता है। ओके, जो भी इंडक्टिव जो रिसर्च है ना
वो मोस्टली आपका किस में यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है। ओके, बिकॉज हम वहाँ पर थियोरी को डेवलप करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के अंदर हम पहले इंडक्टिव से चलते हैं। ओके, यह इसकी कमजोरी के बिना नहीं है। ओके, अब देखो उदाहरण के लिए ये मान लेना, हमेशा तार्किक रूप से मान्य नहीं है कि एक सामान्य सिद्धांत केवल इसलिए सही है क्योंकि ये सीमित संख्या में मामलों द्वारा समर्थित है। यहाँ पर हम ये नहीं बता पाते हैं कि भाई जो मतलब कि जनरल जो प्रिंसिपल है, ओके, वो इसलिए करेक्ट है बिकॉज वो क्या है, लॉजिकली यहाँ पर क्या है भाई, देखा जाए तो असीमित संख्या के मामलों द्वारा ये समर्थित होता है। ओके, ये हम मतलब कि लिमिटेड नंबर्स जो होते हैं केसेस के, ओके, उसके बेस पर ये सही होते हैं, ये मानना गलत है। ओके, आलोचकों ने सुझाव दिया है कि दुर्खिम का सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से सत्य नहीं। देखो जो भी आलोचक थे उनके ओके, उन्होंने बताया कि भाई दुर्खिम ने जो भी मतलब थियरी दी है ना, वो यूनिवर्सल के लिए मतलब कि सभी के लिए सत्य नहीं है। बिकॉज उसका कारण क्या दिया गया उन्होंने, क्योंकि उनके द्वारा देखी गई प्रवृत्ति को संभवतः अन्य घटनाओं द्वारा विशेष रूप से उस क्षेत्र के लिए समझाया जा सकता है जहाँ से उनका डाटा आया था। मतलब कि उन्होंने जहाँ से डाटा को कलेक्ट किया था, उन्होंने जहाँ से डाटा को क्या किया था, कलेक्ट किया था, वहीं तक से हम उसको सीमित कर पाते हो कि बाकी के लिए वो पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वो चीज़ हम नहीं बता पाते हैं। ओके, स्वभाव से आगमनात्मक तर्क अधिक खुला और खोजपूर्ण होता है। ओके, इंडक्टिव रीजनिंग होती है या फिर इंडक्टिव रिसर्च बोल दो। ओके, तो ये क्या होता है, ओपन एंडेड होता है। ये बात हमने क्वालिटेटिव में बताया था कि नहीं, है ना, और एक्सप्लोरेटरी होता है, ये भी हमने आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर भी यही बात है कि भाई जो इंडक्टिव रीजनिंग जो होता है ना, वो अधिक खुला होता है, मतलब ओपन एंडेड होता है। जैसे कि एज ए लिखते हो ना आप, एज ए कैसे लिखते हो, निबंध कैसे लिखते हो, अपने विचारों से लिखते हो ना, हर एक के विचार अलग अलग आएंगे, तो ये अधिक खुला होगा। खोजपूर्ण भी होता है। ओके, मतलब कि एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर, खासकर प्रारंभिक अवस्था के दौरान। ओके, निगमनात्मक तर्क अधिक संकीर्ण होता है। जो डिडक्टिव रीजनिंग होता है ना, वो नैरो होता है। ओके, और आमतौर पर परिकल्पना का परीक्षण या पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये किसके लिए यूज होता है, जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो मोस्टली हम क्या करते हैं, उसका यूज कैसे करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए या तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए। ओके, हालांकि अधिकांश सामाजिक शोधों में संपूर्ण शोध प्रक्रिया में आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों तर्क शामिल होते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए ना, तो सामाजिक जितने भी मतलब कि सोशल रिसर्च जितने हैं ना, उसके अंदर हम दोनों का यूज़ करते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों का यूज़ करते हैं। ओके, तार्किक तर्क का वैज्ञानिक मानदंड, सिद्धांत और अनुसंधान के बीच दो तरफा सेतु प्रदान करता है। ओके, जो भी लॉजिकल तर्क है, लॉजिकल रीजनिंग है ना, वो हमें क्या करता है कि साइंटिफिक जो भी नॉर्म्स होते हैं, ओके, तो साइंटिफिक नॉर्म्स के बेस पर जो थियरी होती है, ओके, तो उसके लिए या तो फिर हमारा जो रिसर्च है उसके बीच क्या करते हैं, दो तरफा सेतु प्रदान करता है। मतलब दोनों तरफ से यहाँ पर इंडक्टिव भी वैलिड है और डिडक्टिव, दोनों का यूज करके यहाँ पर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। ओके, ये मान लो इंडक्टिव है और ये है डिडक्टिव, है ना, इस तरीके से। चलो, व्यवहार में इसमें आमतौर पर कटौती और प्रेरण के बीच बारी बारी से शामिल होता है। देखो प्रेरण का मतलब यहाँ पर क्या है आपका, प्रेरण का मतलब है डिडक्शन, क्या है, डिडक्शन। ओके, तो डिडक्शन सॉरी, प्रेरण का मतलब है इंडक्शन, कटौती का मतलब है निगमन, निगमन मतलब डिडक्शन। ओके, निगमन यहाँ पर याद रखना, और ये है आगमन, प्रेरण। ओके, प्रेरण या कटौती ऐसे शब्द भी मिल जाए तो आपको याद रखने, निगमन से कटौती है और आगमन से प्रेरण है। ओके, तो इनके मतलब बारी बारी से हम पहले इंडक्टिव करते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर डिडक्टिव रिसर्च करते हैं, उसके बेस पर हम कुछ मतलब कि कंफर्म कर देते हैं। ओके, ये चीज़ पूरी चलती रहती है। चलो आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमने सारी बात कर ली। अब देखो हाइपोथेटिकल, डिडक्टिव। ओके, यहाँ पर है आपकी इम्पिरिको, इंडक्टिव। ओके, अब देखो इनमें कौन कौन से रिसर्च आ सकते हैं। हाइपोथेटिको में क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट आएगा, है ना, एक्सपेरिमेंट रिसर्च आएगा, सर्वे आ जाएगा, है ना, सर्वे आ जाएगा। उसके बाद कौन से आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या आ सकता है बताओ, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इम्पिरिको में तो लिख देते हैं बहुत सारे, एथनोग्राफी हो गया,
एथनोग्राफी, ओके। नैरेटिव आ गया, नैरेटिव है ना। उसके बाद आ गया आपका नैरेटिव के बाद क्या आएगा आपका केस स्टडी आ गया। केस स्टडी के बाद यहाँ पर और क्या आएगा, फेनोमेनोलॉजी आ गया, फेनोमेनोलॉजी। यहाँ पर आएगा एक्स पोस्ट फैक्टो, ओके। यहाँ पर फेनोमेनोलॉजी के बाद आएगा, यहाँ पर एक आएगा नॉर्मेटिव रिसर्च, नॉर्मेटिव, नॉर्म्स के बेस पर होता है, ओके, नॉर्मेटिव रिसर्च। उसके बाद यहाँ पर आएगा फेनोमेनोलॉजी, याद कराओ भाई, एथनोग्राफी, नैरेटिव, केस स्टडी, फेनोमेनोलॉजी, और क्या आते हैं भाई, और कौन से आते हैं भाई, क्वालिटेटिव रिसर्च जितने भी होंगे ना वो इसमें आ जाएंगे। जस्ट वेट, ओके। चले उसके बाद हाँ फोकस ग्रुप आ गया, फोकस ग्रुप, ओके। फोकस ग्रुप, फिर इंटरव्यू आ गया आपका, इंटरव्यूज है ना। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आ गया, हाँ लिटरेचर रिव्यू आ गया, ओके। यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन आ गया, एक्सपेरिमेंट, कंटेंट एनालिसिस आ गया, ओके, कंटेंट एनालिसिस, ओके। ये सारे जो है मतलब कि बहुत सारे हैं, लेकिन इतने जो है वो आपके इसके अंदर आएंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी, ओके। और भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, देख लेते हैं, चलो। नहीं, चलो ओके। जो यहाँ पर आपको याद रखना है क्वालिटेटिव, ओके। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, क्वांटिटेटिव, ओके। इस तरीके से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है, ओके। और स्टेप भी याद रखना है, ओके। स्टेप भी हमने बताए थे, क्या बताए थे स्टेप भी, तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हाइपोथेटिको में क्या करते हैं भाई, पहले हम ऑब्जर्वेशन, नहीं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे हम, पहले यहाँ पर थियरी से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ओके। यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो पहले थियरी आएगी आपकी, है ना। थियरी के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं, ओके। ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं, ओके, कंफर्म करते हैं, ओके। तो इस तरीके से याद रखना है। यहाँ पर क्या आएगी, थियरी नीचे से ऊपर की ओर जा रही, ओके। तो पहले ऑब्जर्वेशन आएगा, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आएगा आपका, पैटर्न आएगी, पैटर्न को देखेंगे, है ना। पैटर्न को देखने के बाद क्या करेंगे, टेंटेटिव, टेंटेटिव, ओके, टेंटेटिव हाइपोथेसिस, ओके, हाइपोथेसिस। उसके बाद क्या आएगा आपका, थियोरी आ जाएगी, ओके। इस तरीके से ये स्टेप चलते हैं, ओके। तो स्टेप भी आपको याद रखने, ओके। कुछ भी घुमा फिरा कर स्टेप भी पूछे जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपने दिमाग का थोड़ा सा यूज़ करना है, लॉजिक लगाना है कि मैम ने क्या पढ़ाया था, कैसे कैसे हम स्टेप में आगे बढ़ते हैं, उनको देखकर आंसर करना है, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हाइपोथेसिस को फॉर्मेट तो किया जाता है, ओके, फॉर्मेटिंग तो किया जाता है, ओके। लेकिन यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग किया जाता है, ओके। यहाँ पर भी यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग एंड टेस्टिंग दोनों होते हैं, यहाँ पर टेस्टिंग भी होता है, ओके। यहाँ पर क्या करते हैं हम, फॉर्मुलेट भी करते हैं, ओके। यहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं, ओके, टेस्टिंग नहीं करते यहाँ पर, ओके, फॉर्मुलेट करते हैं, टेस्टिंग नहीं करते। तो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है 2019 या 20 के अंदर आया हुआ है, ओके। वो पीवाई के शाम की क्लास में हम करवाएंगे आपको। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट वीडियो था। वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करते जाना है, ओके। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चले दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।